दूध की बात करो तो लोगों को लगता है कि दूध में गलत ही क्या है। कृष्ण जी भी तो दूध पीते थे, ये बात बहुत आती है। दोनों साइड के लोग तिल मिलाते हैं। अब यहाँ पे वो जो है भाई, जो सोचना ही नहीं चाहता, उसको है कि भाई जैसी चीजें हैं ना वैसी चली रहने दो। जो कि भारत में तो ये सोच बहुत ज्यादा ही है कि भाई सवाल मत पूछो। मुझे होता है भाई रोज का, मेरे को अगर एक कमेंट मिल जाए कि भैया हमने मांस खाना छोड़ दिया, दूध पीना कम कर दिया, या हम कुत्ता खरीदने का सोच रहे थे अडॉप्ट कर लिया, कपड़े पुराने पहनने शुरू कर दिए, हम नया कपड़ा खरीदना कम कर दिया, ऐसा एज लॉन्ग एज कमेंट आ रहा है तो मुझे लगता है कि हाँ लोग बदल रहे हैं। तो देखिए हम 30-40 मिलियन लोगों तक हर महीने पहुंचते हैं, 3-4 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचते हैं। ये तो आवारा पशुओं का बहुत बड़ा एक चैलेंज है। करेक्ट। उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका ये सोल्यूशन हो सकता है? वो लगता है कि ये अंग्रेजी बोलने वालों का, पैसे वालों का चोचला है, जबकि वीगनिज्म इज वेरी देसी। बचपन से एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि ज्यादा सवाल मत पूछो, मगर बदलाव हमेशा एक सवाल से शुरू होता है। हर साल लाखों जानवर सड़कों पर घायल मिलते हैं। हम उन्हें देखते हैं, दया भी आती है, लेकिन वो जानवर हमारी नजरों से दूर हैं। क्या हम उनके बारे में भी उतना ही सोचते हैं? हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक जगह ऐसी है जहां जानवर सिर्फ इलाज नहीं पाते हैं, उन्हें आवाज मिलती है। नाम है पीपल फार्म। दिल्ली के राजौरी गार्डन से निकलकर अमेरिका में सफल करियर बनाने वाला एक युवक, एक यंगस्टर सब कुछ छोड़कर वापस यहाँ लौट आया और नाम है रॉबिन सिंह। उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर हम सच में पशुओं से प्रेम करते हैं तो फिर उनकी पीड़ा हमारी थाली तक क्यों नहीं पहुंचती है? पीपल फार्म सिर्फ एक रेस्क्यू सेंटर नहीं है, ये एक विचार है, एक आइडिया का नाम है कि हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की भी होनी चाहिए। यहाँ घायल जानवरों का इलाज होता है, स्टेरलाइजेशन होता है, कहानियाँ सुनाई जाती हैं और एक कोशिश होती है कि करुणा यानी कंपैशन सिर्फ भावना ना रहे, बल्कि व्यवहार बने, एक आदत बने। दूध, मीट, परंपरा, आस्था और अर्थव्यवस्था, इन सब के बीच खड़ा है एक असहज सवाल, एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन। क्या हम सच जानना चाहते हैं? ये बातचीत जो अब आगे आप देखने वाले हैं, किसी बहस के लिए नहीं है, बल्कि आत्ममंथन के लिए है, यानी इंट्रोस्पेक्शन के लिए है। मैं हूं प्रवीण कुमार डोगरा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस कैफे पॉडकास्ट, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जो लोग आपको नहीं जानते, जो पहली बार सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा पीपल फार्म के कामों के बारे में बताइए कि एग्जैक्टली आप लोग करते क्या हैं यहाँ पर। तो हमने जब पीपल फार्म शुरू किया ना, तो हमारे 2 आइडियाज थे कि वी हैव टू हेल्प एनिमल्स हील एंड वी हैव टू हेल्प देम बी हर्ड। भाई जो घायल दिखा उसका तो इलाज कर दिया, उसके लिए हम रेस्क्यू कर ही रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी तब उनकी सोच पशुओं के प्रति बदलेगी ना। तो शुरू में ये था कि हमेशा लोग यहाँ पे आएंगे, कोई वॉलेंटियर कर रहा है, कोई विजिट कर रहा है, इन्वॉल्व होगा, अपने आप धीरे धीरे लोग बदलेंगे, और बदल भी रहे थे। अब जैसे बड़े सारे विदेशी आते थे, अब वो गाय की भी मदद कर रहे हैं, कुत्ते की भी मदद कर रहे हैं। वो खुद ही सोचते हैं यार घर जाके मैं गाय तो खाता हूँ और कुत्ता नहीं खाता, ये क्या। तो बड़े सारे उसमें से शाकाहारी हो जाते थे। पर हमें यही लग रहा था कि भाई साल के 100 लोग आते हैं, 50 बदल जाएंगे, दैट इज़ नॉट इनफ। तो हमने सोचा कि सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, विल यूज़ स्टोरी टेलिंग। हम इनकी कहानियाँ जो है लोगों को सुनाएंगे। अब देखिए कोई भी सोशल मीडिया पे अवेयर होने नहीं आता, तो आप प्रीच ही नहीं हो सकते। तो आपको कहानियाँ देनी होंगी लोगों को, एंटरटेनमेंट के फॉर्मेट में हो, इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट में हो, और उन कहानियों को आप एक मिठाई का गोला बना के उसके अंदर अपने मैसेज को दवाई की तरह छुपा के लोगों तक पहुंचाएंगे। तो कितना सक्सेसफुल रहे? अभी आपने 10 साल पूरे कर लिए, 2014 से 24 तक आप पूरी तरह फंक्शनल रहे, कितनी सक्सेस आपको मिली? अभी आप कैसे आंकते हैं उस चीज़ को? इसका देखिए, जो मैं आंकता हूँ वो मैं नंबर्स पे नहीं आंकता। मुझे होता है भाई रोज़ का, मेरे को अगर एक कमेंट मिल जाए कि भैया हमने मांस खाना छोड़ दिया, दूध पीना कम कर दिया, या हम कुत्ता खरीदने का सोच रहे थे अडॉप्ट कर लिया, कपड़े पुराने पहनने शुरू कर दिए, हम नया कपड़ा खरीदना कम कर दिया, ऐसा एज लॉन्ग एज कमेंट आ रहा है तो मुझे लगता है कि हाँ लोग बदल रहे हैं। बाकी अगर नंबर्स की बात करें कन्वेंशनली जिस तरह लोग देखते हैं, तो देखिए हम 30-40 मिलियन लोगों तक हर महीने पहुंचते हैं, 3-4 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचते हैं। तो ये धीरे धीरे बड़ा ही है। हम भी समय के साथ हमने भी स्टोरी टेलिंग बदली अपनी। अब जैसे हम कार्टून्स बनाते हैं।
और ग्राउंड पर आप जैसे जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर कितना चैलेंजिंग आप लोगों का काम? देखिए चैलेंज ही चैलेंज है इस काम में, और ऐसा नहीं है कि चैलेंज लोगों के खड़े किए हुए हैं, सिचुएशनल चैलेंजेस हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अब एक गाय है, वो सड़क पे आ गई, बेसहारा गाय है, डेयरी वाले ने छोड़ दी, उसको कोई मार गया, उसको चोट लग गई। अब ये तो सिचुएशन है, आप उसकी मदद करने जाओ, कई बार लोग भी मदद कर देते हैं, ऐसा नहीं है, लोग मदद करते हैं। आपने ठीक कर लिया, समस्या ये आती है, अब ठीक कर लिया, अब करें क्या? उसका समाधान नहीं है, उसको आपने वापस सड़क पे ही रिलीज करना है। तो ये चीज़ें बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती हैं। पर अब यही है कि प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से बहुतों का सॉल्यूशन नहीं है, तो हम अपना फोकस वहाँ पे रखते हैं कि जिन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी मुझे पता है मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, उसका आज का दर्द खत्म कर सकता हूँ, अब कल उसे फिर गाड़ी वाला मार गया, वो मेरे हाथ में है नहीं। सिंस आप 10 साल से काम कर रहे हैं, एक बड़ा अरसा आपको हो गया इस काम का, एक एक्सपर्टीज़ भी आपने इसमें हासिल कर लिया, आपने एक बहुत बड़ा फार्म बनाया, उसमें सेंचुरी है, उसमें हीलिंग का पूरा प्रोसेस है, एक्सपर्ट्स हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मैं 2-3 दिन से हिमाचल में घूम रहा हूँ, इवन कहीं भी हम जाते हैं तो आवारा पशुओं का बहुत बड़ा एक चैलेंज है। करेक्ट। उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका ये सोल्यूशन हो सकता है? क्या गवर्नमेंट को आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, या लोगों को आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है? हो सकता है इसमें टाइम लगे, बट एक लॉन्ग लास्टिंग कोई सोल्यूशन है किस चीज़ का? देखिए सॉल्यूशन डॉग्स का तो है, डॉग्स का तो यही है नसबंदी। बस यही है कि नसबंदी इस बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। आपको एक, जब आप पास करते हो स्टरलाइजेशन एक एरिया में, तो 70% डॉग्स आप पकड़ के स्टरलाइज करोगे तो ही पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में आएगी। तो उसके लिए तो यही है कि अगर आपके पास कम रिसोर्सेज हैं तो आप छोटे एरिया पे फोकस रहें। जैसे हम अपना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे ही फोकस करते हैं, पर अपने गांव के आसपास ज़्यादा, जैसे अब आप आए होंगे, आपने देखा होगा कि आपको पपीज नहीं दिखे होंगे यहाँ रास्ते में, है ना? तो ये है, डॉग्स का तो हो सकता है। ज़्यादा समस्या जो है वो आपकी गाय की, उसका कोई समाधान देखिए है नहीं, क्योंकि क्या है कि लोगों को दूध चाहिए और दूध वाले को पैसा चाहिए, तो ही तो वो दूध का व्यापार कर रहा है ना। अब जब गाय बूढ़ी हो गई, वो उसके काम की नहीं है, प्लस गाय दूध तभी देगी जब बच्चा देगी, तो बच्चा भी सड़क पे आता है, अंततः गाय भी सड़क पे आती है। तो आप कितनी गौशालाएं खोल लोगे ना? एक ऐसा है कि भाई कमरा है, उसमें नल का खुला हुआ है, आप उसको पोछा मार के सुखा नहीं सकते। तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो कि बड़ा अजीब लगेगा कमिंग फ्रॉम एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, कि भैया आपको दूध पीना ही है ना, तो फिर भैंस का दूध पी लो, क्योंकि भैंस तो नहीं दिखती सड़कों पे, भैंस तो काट के एक्सपोर्ट हो जाती है। तो भैंस का दूध पियो, उसको काट के कर दो एक्सपोर्ट। तो अगर यही ट्रेंड जो आप कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो अगर इसको फॉलो करें तो गाय तो खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी? नहीं, ऐसा क्यों है? देखिए गाय वो पालेंगे जिन्हें गाय से प्यार है, व्यापार के लिए मत पालिए, प्यार के लिए पालिए। अब हमने भी तो रखे हुए हैं 14 गाय बैल परमानेंट है ना। भाई किसी की आंख खराब हो गई, किसी का पैर नहीं है, कोई यहीं पैदा हो गया है ना, माँ मर गई, तो उसको हमने रख लिया, तो प्यार के लिए पाला हुआ है। कौन कह रहा है कि आपको सारे रिश्ते आप स्वार्थ कह रहे वाले हैं ही कि चाहिए? गाय वही पाले जो उसकी सेवा कर सके लास्ट ब्रेथ तक। हाँ, और मैं तो कह रहा हूँ गाय क्या, आप किसी को भी तभी पालिए अगर आप उसको प्यार के लिए पाल रहे हैं। आप बताओ ना, आप चाहोगे कि आपका कोई भी क्लोज रिश्ता स्वार्थ वाला हो? खासकर आपका केयर टेकर इसलिए आपको पाले क्योंकि उसको आपसे कुछ मिल रहा है। एक टर्म जो मैंने आपको जितना स्टडी किया उसमें आपने एक टर्म ये किया कि कैंपेन फॉर क्लीन मिल्क, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको रीथिंक ही नहीं किया होगा, कभी सोचे नहीं, क्वेश्चन ही नहीं किया होगा जो कैंपेन है आपका क्लीन मिल्क का, तो वो क्या है, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। देखिए क्या है कि हमारे देश में ना जैसे लोगों को अक्सर होता है, दूध की बात करो तो लोगों को लगता है कि दूध में गलत ही क्या है। कृष्ण जी भी तो दूध पीते थे, ये बात बहुत आती है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लीन मिल्क कैंपेन था कि देखिए दूध तो हमें पीना है कृष्ण जी की तरह, लेकिन आज जो गाय पल रही है वो तो ऐसे पल रही है जैसे कंस पाल रहा हो। तो क्लीन मिल्क कैंपेन था कि आप डेयरी वालों से, जहाँ पे आपका दूध आ रहा है ना, थैली वाला दूध आ रहा है, आप उनसे सवाल करिए कि जो दूध आ रहा है उसके लिए जो बछड़े पैदा होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। जब गाय है, जब वो दूध नहीं दे पाती उसका क्या होता है। और तीसरा, भैंसें
कहाँ जाती हैं, क्योंकि सड़क पे तो भैंस दिखती ही नहीं, गाय का तो चलो देख लिया, सड़क पे फेंक रहे हैं। तो ये सवाल उपभोक्ता को, आपको दूध पीना है तो आप कम से कम, और बड़े सारे वेजिटेरियन की मिल्क कंजम्पशन ज़्यादा है, लोग वेजिटेरियन इसलिए हैं कि पशुओं के साथ क्रूरता ना हो। तो आप पूछो ना कि आपका जो दूध आ रहा है उसके पीछे क्या हो रहा है। तो ये कैंपेन था लोगों को जगाने के लिए। और किस तरह के आपको रिएक्शंस, फीडबैक मिलते हैं जब इस तरह के कैंपेन के साथ उतरते हैं आप, और जब लोगों के जो एक होता है ना प्री कंसीव नोशन है किसी चीज़ के प्रति, उसको जब थोड़ा सा झटका या धक्का लगता है तो वो किस तरह के फीडबैक आते हैं, वो थोड़ा बताइए। देखिए, कई लोग तो जाहिर बात है, एक्चुअली दोनों साइड के लोग तिल मिलाते हैं। अब यहाँ पे वो जो है भाई, जो सोचना ही नहीं चाहता, उसको है कि भाई जैसी चीजें हैं ना वैसी चली रहने दो, जो कि भारत में तो ये सोच बहुत ज्यादा ही है कि भाई सवाल मत पूछो। तो इस तरह के लोग तो तिल मिला जाते हैं, उन्हें कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो। फिर वो लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे कट्टर वीगन टाइप हैं, जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं। क्लीन मिल्क क्या होता है, मतलब एनिमल का अब्यूज होना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ समस्या दूध के साथ नहीं है दोस्त, समस्या ये है दूध के लिए गाय के साथ क्या किया जा रहा है। अगर आप गाय रख रहे हो, घर में आपने गाय रखी हुई है, आप उसका नेचुरली बच्चा हो रहा है, उसके बाद बच्चे के दूध पीने का दूध बच जाता है तो आप पी लो। आप बच्चा पाल रहे हो, गाय पाल रहे हो, खुली घूम रही है, मेरे को तो नहीं लगता दूध में समस्या है। समस्या दूध के व्यापार में, समस्या उस मेथड में। तो दोनों तरह के लोग तिल मिलाते हैं। लेकिन देखिए, मेरा फोकस ना 3 चीज़ों पे रहता है। मेरे को हर किसी को नहीं जगाना, हर किसी को आप जगा ही नहीं सकते। जो मुर्दा है उसको क्या जगाएंगे, लेकिन जो लोग सो रहे हैं उनमें 3 तरह के लोग हैं। एक जो अपना विश्वास भुला बैठा है कि दूसरे को भी दर्द होता है और दूसरे को दर्द पहुंचाना गलत है, उसको ये विश्वास, उसका याद दिलाना। दूसरा, उसको इन्फॉर्म करना। अगर आपको मान लो आप सोचते हो कि यार मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं रोज अच्छा ही करता हूँ, बुरा नहीं करना चाहता, आपको पता ही नहीं कि दूध के पीछे की ये स्टोरी है, तो आपको ये बताना है कि देखो दूध के पीछे ये कहानी है, मांस के पीछे ये कहानी है, नया कपड़ा आप खरीदते हो उसके पीछे ये कहानी है, आपको इन्फॉर्म करना। और तीसरा, वो कई लोगों ने जैसे बहाने बना रखे होते हैं, उन्हें पता है कि हम अच्छे हैं, हमें बुरा नहीं करना चाहिए, उन्हें ये भी पता है कि मुर्गियों के साथ गलत होता है, उन्होंने बहाना बना लिया कि भाई मैं मुर्गियां नहीं खाऊंगा तो विश्व में मुर्गी हो जाएगी, मैं तो मुर्गी खा के भैया जन सेवा कर रहा हूँ। तो उसका ये बहाना तोड़ना कि दोस्त जंगल से थोड़ा आ रही है मुर्गियां तो दड़बों में पैदा की जा रही है। तो ये मेरा काम है, बीज बोना ऐसे लोगों के मन में। अब अगर उनका माइंड होगा फर्टाइल और जब सिचुएशन होगी राइट तो अंकुरित हो जाएगा। तो ऐसे सवालों से आप डे टू डे लाइफ में मैं देखता हूँ आपकी वीडियो में आप कन्फ्रंट करते हैं ना, आपको सामना करना पड़ता है। फिर ऐसे सवाल होते हैं कि भाई अगर सब लोग ही मांस खाना छोड़ देंगे, है ना, सब लोग ही अगर वेजिटेरियन हो जाएंगे, वीगन हो जाएंगे, तो फिर वो जो एक साइकिल है, नेचुरल साइकिल, वो तो डिसरप्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपका क्या काउंटर रहता है? उसका देखिए, मैं रैशनली जवाब देता हूँ कि देखिए, देयर इज नथिंग नेचुरल अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। आप लोगों को ये होता है हम सभी सब्जियां खाएंगे, सब्जियां खत्म हो जाएंगी। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि देखिए, जो अधिकांश अनाज उगाया जा रहा है वो तो पशुओं को खिलाया जा रहा है ना। तो अगर लोग पशु उत्पाद नहीं लेंगे, सीधा अनाज ही खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। बल्कि हार्वर्ड या ऐसे किसी बड़े यूनिवर्सिटी की स्टडी भी है इस बारे में, तो ये बताते हैं। आप उस देश में फंक्शन कर रहे हैं जहाँ पर दूध को लेकर बहुत ही कल्चरल, सेंटिमेंटल, धार्मिक सब तरह के एंगल हैं, एक इनग्रेंड है हमारे अंदर दूध का। वहाँ पर कितना मुश्किल है वीगन एज एन ऑल्टरनेटिव पेश करना, जहाँ पर डेयरी माइनस हो जाए, जहाँ पे ये एट्रोसिटी माइनस हो जाए। तो वीगन कितना वाइबल है, कितना प्रैक्टिकल है हमारे हिंदुस्तान में अडॉप्ट करना? वाइबल, प्रैक्टिकल तो 100% है। क्योंकि आप देखो, जो हमारा मूल खाना है वो बाय डिफॉल्ट वीगन ही है। जब हमारे घरों में पहले छोले दाल बनती थी, उसमें ऐसा होता था कि घी डाल दो, घी एज अ मेडिसिन यूज होता था। पनीर ये सब इतना होता ही नहीं था। साउथ इंडियन खाना भी आप देखो बाय डिफॉल्ट वीगन ही है। और लोग कहते हैं वीगन खाना महंगा है, नहीं, वीगन ऑल्टरनेटिव्स महंगे। अब आपको पिज्जे खाने हैं, मतलब पश्चिमी खाना खाना है, उसका वीगन ऑल्टरनेटिव आपको चाहिए तो वो महंगा पड़ेगा। आपको मांस खाना ही है, उसका वीगन वर्जन चाहिए तो वो आपको महंगा पड़ेगा। अब मैं यहाँ गाँव में बैठा हूँ, है ना, मैं यही खाता हूँ, दाल रोटी चावल तिल अलसी, हेल्दी चीजें खाता हूँ मैं। सस्ता भी पड़ता है मुझे और हेल्थ भी बेटर रहती है।
आपने मुझे कहा मैं जवान लगता हूँ। बिल्कुल मतलब यू डोंट लुक लाइक यू आर 45, यू आर 45। हाँ जी। हाँ, तो देख लीजिए रॉबिन वीगन है और बहुत हेल्दी है, बहुत फिट हैं। एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है, जब आप ऐसे काम करते हैं, गवर्नमेंट का रोल कहाँ कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट कहाँ प्रोएक्टिव है, कहाँ होने की ज़रूरत है? और आप डे टू डे लाइफ में गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव कितना सपोर्ट देखते हैं इस काम में? देखिए, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से बस इतनी सपोर्ट चाहिए कि वो हमारे काम में अड़ंगी ना लगाएं, जो किस कि वो तरह के अड़ंगे आते हैं आपके काम में? नहीं आते ना, नहीं आते। ऐसा जैसे कोई विजिट भी करने आए तो उन्होंने क्लीन चिट ही दिया है यहाँ पे। जैसे किसी ने कभी कंप्लेन कर दी होगी, हाँ तो ये चल रहा है वो चल रहा है, तो सबने हमें क्लीन चिट ही दिया है। उस तरह से हमें पूरी सपोर्ट मिली है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सपोर्ट के लिए देखता भी नहीं। मुझे लगता है भाई लैंड अपना खरीद लिया, जितना खुद से होता है उतना करो। वो फास्ट पेस पे एक चीज़ चलती है, क्योंकि सरकारी गलियारों के चक्कर काटो आप डीमोटिवेट ही हो जाओगे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है जितना आप खुद कर सकते हो करो। हाँ, अगर एक चीज़ हो सके कि जो हमारी पुलिस है वो समझे कि भाई एनिमल क्रूएलिटी इलीगल है और क्या क्या व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स एनिमल क्रूएलिटी, तो कुछ चीज़ें जो हैं लोग कम करेंगे। जैसे अब आप देखो, लोग बेधड़क होके वो लगाते हैं, शिकंजे लगाते हैं, है ना, वायर ट्रैप्स लगाते हैं, सूअर के लिए ट्रैप लगाते हैं, उनके पैर फंस जाते हैं, या आटे में बम लगा देते हैं जिसको सूअर खा के जिसका मुंह फट जाए, फिर वो गाय भी खा लेती है कई बारी। तो इस तरह की चीज़ें होना कम होंगी। या जो सड़क पे बेसहारा गाय बैल छोड़ दिए गए हैं, उनके साथ जो लोग क्रूरता करते हैं अपने खेत बचाने के लिए, मतलब मैं समझता हूँ खेत बचाना ज़रूरी है, और उसके लिए जो पशुओं के साथ क्रूरता होती है, वहाँ पे पुलिस का कोई भय नहीं है। वो थोड़ा हो तो। और पुलिस का कितना ओरिएंटेशन एनिमल राइट्स, एनिमल वेलफेयर के प्रति आपको लगता है कि उनका भी एक कंडीशनिंग उस तरह की जैसी कंडीशनिंग हमारी सोसाइटी की है, क्योंकि पुलिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, तो वो कितने अवेयर हैं? क्या उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। देखिए, मुझे पुलिस से हेल्प मिली है बड़ी बारी, लेकिन वो निर्भर करता है कि कौन से पुलिस पर्सनल जो हैं वो आए हैं। तो वो अपनी उनकी भावना है कि नहीं नहीं भाई, उसमें भी वो भी जीव है, उसमें भी आत्मा है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर रहे हो। अगर उनका ये भाव है तो उन्होंने मदद करी। पर मैं कह रहा हूँ कि कानूनन पशु क्रूरता डिफाइंड है, पशु क्रूरता गलत है, तो इररिस्पेक्टिव कि आपका पर्सनल क्या बिलीफ है, आपको मदद करनी चाहिए अगर आपके पास कोई मदद मांगने आया है। अभी पिछले 10 सालों में क्या स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको किसी तरह से किसी कैंपेन के लिए रीच आउट किया है कि हमारे साथ मिलकर काम करिए, या हमें कुछ एडवाइस दीजिए कैसे इससे टैकल किया? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो स्ट्रे एनिमल्स का प्रश्न है, उसमें हम लोग इलेक्शन कवर करने भी जाते हैं, तो उसमें ये लोकल लेवल पे ये इशू होता है कि स्ट्रे एनिमल बहुत हैं, ठीक है, और उनको अभी हम किसी भी हाईवे पे चले हैं, इतने 4 लेन हाईवे, उनमें पशु बीच में बैठे हुए हैं, साइड में खड़े हुए हैं। तो इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कभी आपको रीच आउट करने की कोशिश हुई है? इसी तरह किसी इनिशिएटिव में इन्वॉल्व करने की कोशिश हुई है? हाँ, ऑन पेपर टाइप थोड़ा। भाई कोई एक गाय की कोई समिति बनी थी, उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने बता दिया था कि भाई इसका कोई समाधान है ही नहीं जब तक आप डेयरी प्रमोट कर रहे हो, और गाय तो सड़क पे आएगी। या तो भाई कोई ऐसा गौ सदन खोल दो जिसमें कैपेसिटी हो। जैसे अब आज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 6000 बेसहारा गाय बैल घूम रहे हैं, और इनकी कुल मिला के कैपेसिटी 2-2.5 हज़ार होगी, वो भी अगर सारे गौ सदन सुचारू रूप से चले तो ऐसे इलास्टिक कैपेसिटी वाला खोलो जो एब्जॉर्ब करता रह सके। तो है नहीं। तो हाँ, ये म्यूनिसिपल लेवल पे हमको रीच आउट किया गया है। जैसे चंबा में अभी कि रैबिट डॉग्स ने काट लिया था, तो चंबा म्यूनिसिपैलिटी ने हमें संपर्क किया, उन्होंने हमारी टीम को बुलाया, और उन्होंने हमारी कॉस्ट भी पे करी ट्रैवल वगैरह की। तो वहाँ पे हमने वैक्सीनेशन कर दी सारे डॉग्स की, लोगों में एक भय था वो ख़त्म कर दिया। या शिमला म्यूनिसिपैलिटी ने हमसे थोड़ा कंसल्ट किया था भाई क्या किया जा सकता है उसके लिए। पर मैं कहूँ कि बड़े पैमाने पे और कुछ ठोस हुआ हो तो नहीं, वो मिसिंग है अभी। हाँ, पर मेरी देखिए अपेक्षा भी नहीं है ना। ठीक है। दूसरा मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब आप रेस्क्यू के लिए बाहर जाते हैं, आपकी टीम रेस्क्यू के लिए बाहर जाती है, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि लोकल लोगों के साथ बहुत कन्फ्रंटेशनल एक वो हो जाता है कि लोकल लोग बहुत रिजिड होते हैं, वो आपकी तरह नहीं सोच पाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है उस एनिमल को रेस्क्यू करना? और रेस्क्यू तो करवा लेते हैं, मगर आप जब वापस छोड़ने जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि बहुत लोकल रिजेंटमेंट उसके लिए होता है।
वो बोलता है कि आप अपने घर लेके जाइए। करेक्ट, कि आप यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं। हाँ। पर वही है, तब हम क्योंकि डॉक्यूमेंट करते हैं सब कुछ, वीडियो में होता है कि भाई हम यहीं से लेके गए हैं हाँ। तो यहीं पे हम छोड़ेंगे। फिर वो बड़ा होता था कि आप पेपर दिखाओ। अब कौन सा पेपर दिखाओ वो किसी को नहीं पता, लेकिन अब फाइनली हम AWBI के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो हमारे पास एक पेपर है भाई, हम तो देखो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है। पर देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब किसी ने पशु को बांध रखा है, चाहे वो पालतू हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या उसने बेसहारा पशु लिया, उसको बांध दिया और वो कह रहा है तो मेरे खेत में घुसता है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, वहाँ पे दिक्कत आती है। तो वहाँ पे थोड़ी पुलिस सपोर्ट मिलती है तो ही बात बनती है, नहीं तो फिर चीज़ें कई बार आउट ऑफ हैंड हो सकती हैं। क्या इस तरह की कोई सजेशन आपकी तरफ से हो सकता है? ये आइडिया कैसा है कि गवर्नमेंट मान लीजिए बैलों को रखने के लिए, गायों को रखने के लिए, जो बूढ़े हो गए हैं, जो दूध नहीं दे रहे हैं, जो कि डेयरी प्रोडक्ट बचे नहीं हैं अब, उनको सस्टेन करने के लिए, उनको सर्वाइवल के लिए कोई ऐसी सब्सिडी दे? क्योंकि हिमाचल में मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ की सब्सिडी मिलती है। आपको पॉली हाउस लगाना, उसकी सब्सिडी मिल जाती है, आपको कोई छोटा व्यापार करना, उसकी सब्सिडी। तो इस तरह का कुछ ऐसा आइडिया काम कर सकता है क्या, या अगर गवर्नमेंट सीरियसली पशुओं के लिए अगर सोचे तो? देखिए डेयरी वाले को तो 12 नहीं खाएगा। आप देखो ना, उसके पास 10 गाय की जगह है, तो 10 गाय वही रखना चाहेगा ना जो दूध देती है, बजाय कि 5 दूध वाली और 5 बूढ़ी जो कुछ नहीं देती, उसकी जरी मरी सब्सिडी मिल रही है, उसका तो उसको नहीं, वो ऐसे CSR की तरह, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं, तो आप रखे उसे पूरा ही पैसा दोगे जितना दूध वाली गाय देती है, अगर उतना पैसा पूरा कर दोगे तो चल जाए। सब्सिडी का मतलब तो वही है कि छोटा सा एक अमाउंट, फिर वही ना, तो उसके सर्वाइवल के लिए अगर उसका नुकसान हो गया ना। हाँ। उसके पास जगह 10 की है, उसको खाना 10 को खिलाना है, सेवा 10 की करनी है। सेवा तो खैर इज नॉट द बेस्ट, मतलब उसको 10 का ध्यान रखना है। तो उसमें से 5 आपकी सब्सिडी वाली होगी तो उसका प्रॉफिट गिर गया ना। दूध व्यापार है, वो 5 मशीनें रखना चाहता है, 10 मशीनें रखना चाहेगा ना जो पूरी प्रोडक्शन दे। 5 वो रिटायर्ड वाली मशीन क्यों रखेगा? हाँ, ये है कि आप जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें कहो कि आप एक एक गाय रख लो घर में, उसका पैसा दे देंगे। पर वो ये गवर्नमेंट के लिए फिर उसको ट्रैक करना मुश्किल है, स्टाफ नहीं है, है ना। अभी गवर्नमेंट ये करती है कि आप गौ सदन खोलो, मिनिमम मेरे ख्याल से एक्स अमाउंट ऑफ आपको गाय रखनी होंगी, उसमें प्रति गाय 700 रुपये कुछ देते हैं महीने का। और यहाँ पर, या आपने जहाँ पे भी ट्रैवल किया हो, गौशालाओं की क्या हालत है, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। अरे खराब, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक सेस तो लेती है ना, ग्रीन सेस और ये सेस और वो सेस, ठीक है, तो एक पैसा तो हम लोग ग्रीन सेस क्या, काउ सेस लेती है, तो एज अ टैक्स पेयर तो हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है उस कॉज में। मगर अभी क्या हालात हैं गौशालाओं के? देखिए जो मैंने देखी हैं वहाँ तो हालात खराब ही हैं, और अंडरस्टैंडेबल है ये बात, क्योंकि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए जॉब है वो, है ना। वो कोई सेवा भाव से वहाँ काम नहीं कर रहे, पशु कंप्लेन भी नहीं कर सकता, तो उनके हालात खराब ही हैं। और कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये फेवरेबल ही है बात। आप देखो, आपका गौ सदन है, 70 गाय की कैपेसिटी है, आपने रख ली 70 गाय, अब आप उनका ध्यान रख रहे हो, ठीक है। गाय की एज 15 साल ले लेते हैं, 6-7 साल में तो लोग रिटायर करके सड़क पे फेंक देते हैं। अब आप ले आए गौ सदन में गाय 70, अब 6-7 साल आप कोई और गाय नहीं ले सकते। तो जब किसान जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि मेरे खेत में घुस रहे हैं गाय बैल, इन्हें कहाँ भेजूं मैं, तो जो ऊपर साहब बैठे उन्हें चिट्ठी लिख के देनी है ना, तो वहाँ गाय मरेगी नहीं तो ये गाय जाएगी कहाँ? तो ये सिस्टम इस हिसाब से चला हुआ है। और रॉबिन, मुझे ये बताइए कि दुनिया के किस देश में बेस्ट मॉडल है एनिमल्स को, इस तरह के स्टे एनिमल्स और इस तरह की जो क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल है उसको कम करने का कोई अच्छा मॉडल आपको दिखता है जिसको दुनिया को अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए एनिमल टू एनिमल वेरी करेगा। जो मोस्ट देश है वहाँ तो स्ट्रे गाय है नहीं, क्योंकि वो तो गाय को खा जाते हैं। अब वो तो मैं नहीं सुझाव दूंगा। कुत्तों के मामले में जो भी ये विदेशी मुल्क हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, जैसे जर्मनी में हर जगह ये है कि आपका पेट है तो आपको कास्ट्रेट करना ही पड़ेगा। फिर कई लॉज हैं, देखिए जो अगेन कमिंग फ्रॉम, जैसे लोग मुझे एनिमल लवर की तरह देखते हैं, मैं एनिमल लवर नहीं हूँ, मैं सफरिंग हेटर हूँ। कमिंग फ्रॉम मी लोगों को अजीब लगती है बात कि भाई इंडिया में आप हेल्दी एनिमल को यूथनाइज नहीं कर सकते। कायदे से ये होना चाहिए भाई, अगर उस एनिमल को आप एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते तो आपको उसको यूथनाइज कर देना चाहिए। विदेशों में तो यही होता है, क्योंकि आप देखो शेल्टर्स हैं,
यहाँ पे डॉग्स के लिए, वो भर जाते हैं। अडॉप्शन होती नहीं है क्योंकि लोगों को तो ब्रीड वाला डॉग चाहिए, है ना। पहले फैंसी घर, फैंसी गाड़ी, फैंसी मिसेज और मैचिंग कुत्ता। तो कुत्ते अडॉप्ट होते हैं नहीं, शेल्टर भरे जा रहे हैं, सड़क पे भी पैदा हो रहे हैं, स्टरलाइजेशन है नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है। और अगर आप कहो कि और कुत्तों को लोग गाड़ी चढ़ा देंगे, जिंदा जला देंगे, जहर दे देंगे, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप कहो भाई इससे अच्छा तो इसको यूथनाइज कर देते हैं ना, वहां पे सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, एनिमल लवर भी और एनिमल हेटर भी। ये क्या बात हुई। एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बहुत फेमस है एनिमल्स को लेकर, पेटा, उसके काम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कोई भी इस तरह का काम है तो उनका नाम जरूर आता है, मगर उनकी तरफ से क्या वो सब किया जा रहा है जो किया जाना चाहिए? देखिए, मुझे पीटा यूएस का एक्चुअली में ज़्यादा पता है। पीटा यूएस ने वहाँ पे वीगनिज्म की बात बहुत करी, एनिमल सफरिंग को लोगों के सामने लाए, बड़े ही इस तरह से लाए कि लोग नोटिस करें। और इंग्रिड न्यूकर्क जो उनकी फाउंडर है, मेरे मन में उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, ब्रेव लेडी, अगर आप उनकी जर्नी पढ़े तो। पीटा इंडिया का अगर मैं देखूं, मीडिया जो है ना उनका बड़ा वेस्ट से इन्फ्लुएंस है, तो मुझे लगता है पीटा इंडिया के काम ने कहीं पे वीगनिज्म को इंडिया में एज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की तरह एक परसीव करा दिया है। तो वो मुझे थोड़ा लगता है एक अनफॉर्चुनेट बात लगती है, जबकि वीगनिज्म और अहिंसा एक ही चीज़ है। और अहिंसा तो मतलब अहिंसा की बात करें तो भारत नंबर 1 पे आता है उस कॉन्सेप्ट में। अहिंसा परमो धर्म, करेक्ट, कॉन्सेप्ट में, कल्चर में हम नंबर 1 में है। तो वीगनिज्म को अहिंसा से जोड़ा जाना चाहिए था, बजाय कि ये वेस्टर्न आइडिया से। लोगों को लगता है कि ये अंग्रेजी बोलने वालों का, पैसे वालों का चोचला है, जबकि वीगनिज्म इज वेरी देसी। तो ये जो हमारे इंडिया के यंगस्टर्स हैं, सीनियर लोग हैं, है ना, वयस्क हैं, जो सोचने समझने की ताकत रखते हैं, अपने हर कदम का एनालिसिस करते हैं, है ना, रिक्वेश्चन करते हैं अपनी सारी प्रोसेस, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वीगन क्या है और आज के लाइफस्टाइल में वीगन को कितना इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है, और इसके थ्रू कितने बड़े लेवल पे मास सफरिंग जो एनिमल्स पे होती है उसको कम किया जा सकता है? देखिए, वीगनिज्म ये है कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि जहाँ तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है आप पशुओं को हानि ना पहुँचाएं। अब ये कितना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको अपनी डाइट से मीट, अंडा, दूध एलिमिनेट करना है। लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है प्रोटीन का। जो हमारी नॉर्मल जो ये कॉम्बिनेशन है ना कि दाल चावल या हम रोटी के साथ छोले खा रहे हैं, जो ग्रेन और लेग्यूम का कॉम्बिनेशन है, ये हमें इनफ प्रोटीन देता है। सब्जी हमें न्यूट्रिएंट्स भी दे देती है बाकी के। और रही बात इसकी कि अब उसमें आप जिम जाते हो अगर, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आता है, क्योंकि जैसे यंगस्टर्स हैं जिम जाते हैं, उन्हें लगता है एक्स्ट्रा प्रोटीन। जो नॉर्मल जिनकी सेडेंटरी सा लाइफस्टाइल है, वो तो इस खाने में बिल्कुल परफेक्ट है। आपको कभी मिस कर रहे हो कि पनीर खाना ही है, तो आप टोफू खा सकते हो। सोया मिल्क का पनीर, वो सस्ता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो हेल्दियर है। एक सेकंड में टैंजेंट पे जाऊंगा। जो वीगनिज्म है ये सिर्फ पशुओं के लिए नहीं है, आपको बड़ा फायदा है। आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब हट जाता है। अच्छा, आपको दही खाना है, तो आप पीनट मिल्क का दही खा सकते हो, वो नॉर्मल मिल्क के दही से ज़्यादा टेस्टी है। मैं रोज़ ही खाता हूँ, घर में बन जाता है। देखो, मैं गाँव में हूँ, है ना, हम कुछ खरीद नहीं रहे, घर में बन रहा है। फिर आपने तीसरा पूछा कि भाई इससे किस लेवल का इम्पैक्ट आएगा। आप देखो, मोस्ट जो एनिमल मर रहे हैं वो सड़कों पे नहीं मर रहे, वो हमारी प्लेटों पे मर रहे हैं। फर्क यह है कि सड़क पे मरती हुई गाय या कुत्ता आपके मन में करुणा पैदा कर देता है, आपको दिख रहा है वो, लेकिन जो आप खा रहे हो वो एक्ट बहुत दूर हो रहा है, वो उसके और आपके बीच में तो दीवार है पूरी, है ना। या एक पैकेट है जिसपे बड़ी हैप्पी सी काव बनी हुई है या बड़ा हैप्पी सा चिकन बना हुआ है, वो हैप्पी मील कहते हैं मैकडॉनल्ड वाले। तो जब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉयकॉट करते हो एक क्रूअल चीज का, जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन गोज डाउन, तो उसी अनुपात में सफरिंग कम हो जाएगी। मैं नहीं कहता हर कोई वीगन नहीं होगा, 30% लोग वीगन हो जाते हैं। आप देखो 30% एनिमल कम सफर कर रहे हैं, कम है ये। बिलियंस ऑफ एनिमल मर रहे हैं, बिलियंस ऑफ एनिमल्स, तो आप देखो उसका 30% इज अ ह्यूज नंबर। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है रॉबिन की अभी आप एक सेंटर बेस्ड हैं, आपके क्या एक्सपेंशन के कोई प्लान है कि आपकी ये जो सेंटर हैं ऐसे सेंटर बाकी जगहों पे भी खुलें,
क्या आप कुछ फ्रेंचाइज बेस्ड इस तरह का सोचते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं ही अलग अलग, क्योंकि आपकी रीच अभी बहुत लिमिटेड है, आप सोशल मीडिया पे पहुंच पा रहे हैं पूरी दुनिया में, मगर अगर ऑपरेशनल वो देखी जाए तो बहुत लिमिटेड है, तो उसको थोड़ा व्यापक बनाने के लिए क्या आप करना देखिए, चाहेंगे, क्या प्लान है आपका? मुझे बहुत से लोग संपर्क करते हैं कि हम पीपल फार्म की ब्रांच खोलना चाहते हैं। देखिए उसमें तो सिर्फ यही होगा कि हमारा नाम खराब होगा, क्योंकि जो मेरी नज़र के सामने है मैं सिर्फ उस पे अपना नाम रख सकता हूँ कि हाँ भाई हम यहाँ पे काम सही से चल रहा है। मेरी नज़र से परे की मैं कोई गारंटी ले नहीं सकता। तो जो दो चीज़ें हम कर रहे हैं, एक तो ये कि जो ऑलरेडी एनिमल रेस्क्यूज हैं, अगर हम एनिमल रेस्क्यू की बात करें, एक पार्ट होता है रेस्क्यू, पशु को लाना, फिर होता है भाई डॉक्टर के पास दिखाना, जो उन्होंने बताया उसका इलाज आपके रिकवरी सेंटर में चलता है। तो मैं कह रहा हूँ जो आप रेस्क्यू कर रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, आप क्लिनिक्स खोलो ताकि तीन चीज़ें की जा सकें। सिंपल ट्रॉमा केसेस, स्टरलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूथनेजिया भी, जिसे अच्छी जिंदगी नहीं मिली उसे अच्छी एक मौत मिले। मुझे होता है भाई दर्द में अच्छे से तो बंदा ना हो, पशु ना हो। तो अब जो एग्जिस्टिंग एनिमल रेस्क्यूज है हम उन्हें सपोर्ट करें कि वो क्लिनिक खोले। तो हमारा फर्स्ट पायलट जो है इस महीने से लॉन्च होगा। कल एक्चुअली एक वेट और एक पैरावेट यहाँ ट्रेनिंग के लिए आएंगे। ये आ रहे हैं भोपाल के पास, एक पॉ पीपल करके रेस्क्यू है वहाँ से। अच्छा, तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे क्लिनिक खोलने में, वो 1 साल चलाएंगे, होपिंग कि ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो। फिर इसी मॉडल को हम जगह जगह रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो लोग अपने ही नाम से क्लिनिक चलाएंगे, हमारा सपोर्ट होगा। एक ये, दूसरा हम एक बड़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमने एक ह्यूमन एम्बुलेंस लेके उसको एक मोबाइल ऑपरेशन थिएटर बना दिया है, और हम चाहते हैं कि हम जो डॉग्स की स्टरलाइजेशन करें वो हम करें लैप्रोस्कोपी से, जो ह्यूमंस में यूज होती है, पशुओं में यूज नहीं हो रही भारत में। तो लैप्रोस्कोपी का क्या है, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। ये जो हम वैसे डॉग्स की सर्जरी करते हैं तो चीरा लगाते हैं, इंसिजन, वो बड़ा होता है। बड़ा होता है तो हीलिंग के लिए आपको कुछ दिन चाहिए। अगर हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं, इंसिजन स्मॉल होगा, हीलिंग जल्दी होगी, तो हो सकता है हम सेम डे डॉग को रिलीज कर पाए। अगर ऐसा हो गया तो दैट मीन्स कि हम स्पीति जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, रिमोट एरियाज में जा रहे हैं, हमें गाड़ी भेजनी है, कुत्ते पकड़े, सर्जरी करे, रिलीज किया, देन वो चीज़ें चलती रह सकती है। एक हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी गाड़ी की, लैप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट पता लग गया 25 लाख में ये सेटअप हो जाता है। एक डॉक्टर, एक वेट, एक पैरावेट, एक कैचर, एंड देन एक हमारे पास एक ब्रिक टाइप सिस्टम है विच कैन बी रेप्लिकेटेड एंड स्केल्ड, क्योंकि वो बिल्ड अपॉन किया जा सकता है। तो अभी आपके पास कितनी एम्बुलेंसेज ऐसी? एक हमने यूज खरीदी है, अब मैं लैप्रोस्कोप इक्विपमेंट ढूंढ रहा हूँ, यूज कहीं से मिले, क्योंकि ये अगेन सब कुछ बहुत बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है, कटिंग एज कह सकते हो आप, कोई कर नहीं रहा, तो थोड़े से तो गवर्नमेंट के पास ये सब सिस्टम है क्या अवेलेबल? और हिमाचल में वेटनरी हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, वहाँ के इक्विपमेंट की क्या हालत है? देखिए उनका जो प्राइमरी मुद्दा है, जो ये वेटनरी क्लिनिक्स सेटअप किए गए हैं, वो ये है कि इंसेमिनेशन हो जाए, वो मोर पशुपालन फोकस्ड हैं। पर जैसे पालमपुर हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, वहाँ सर्जन हैं, आसपास तो वही इकलौता है। अब हमने, बल्कि हमारे हॉस्पिटल में हमने अब एक्सरे और अल्ट्रासाउंड लगवाया है। अच्छा। क्योंकि यहाँ से अब किसी की लार्ज एनिमल का एक्सरे कराना है तो पालमपुर लोग लेके ही नहीं जाते, फिर वो गाय पड़ी हुई है, तो अब हमारे पास है। दो मेरे छोटे छोटे सवाल बच गए हैं। पहला कि इसकी आप जो भी कर रहे हैं, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, हाउ डू यू फंड द एंटायर ऑपरेशन? और लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपकी तरह ही हमारी तरह कोई यंगस्टर, मान लो कोई अरमान देखता है, कॉर्पोरेट जॉब में है, कुछ और कर रहा है जो वो करना नहीं चाहता, उसकी इच्छा, उसकी खुशी किसी और चीज़ में, और वो उस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, उस खुशी को पाने में, उस सेवा में लगने में। तो ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेजिंग रहेगी, कैसे, हाउ टू परस्यू योर ड्रीम्स जो आप सही में करना चाहते हैं, जिससे आपको आंतरिक खुशी मिले? लास्ट में ये पहले ऑपरेशन कॉस्ट और ठीक है, तो फंडिंग। देखिए फंडिंग का तो ये पीपल फार्म अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। मैंने बताया हम रेस्क्यू करते हैं, वो हमारा प्राइमरी काम है। उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए हम मीडिया चलाते हैं, फिर यहाँ पे लोग आते हैं उसके लिए हम फार्म स्टे चलाते हैं, फिर हमारा नाम उन लोगों तक भी पहुंचे जिनका पशुओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हेल्दी खाने में इंटरेस्ट है, उनके लिए हम प्रोडक्ट्स भी बना के बेचते हैं। तो प्रोडक्ट्स खुद को सेल्फ सस्टेन कर लेता है, बल्कि जो थोड़ा प्रॉफिट होता है वो क्लिनिक को डोनेट कर देता है। सेम विद फार्म स्टे, सेम विद मीडिया।
और ये जो अगर हम क्लिनिक हॉस्पिटल वाला जो पार्ट हम बात करें, इसका खर्चा हमारा लगभग आ जाता है 10 लाख रुपए महीना, अच्छा। और 10 लाख रुपए के करीब ही हमारे को डोनेशंस हम्म, आ जाती है। हम्म, हम मांगते नहीं है, पर लोग हमारा काम देखते हैं, वो हमें भारत भर से सपोर्ट करते हैं। हमारे को कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कोई ह्यूज CSR नहीं है। CSR में हमें 2, 3, 4, 5 लाख आते होंगे साल के मैक्स, है ना। तो उसी से हमारा लोगों की डोनेशंस होती हैं 50, 100, 1000, 500 रुपये, उससे हमारा काम चल रहा है। हम हर 3 महीने में एक रिपोर्ट भी अपने सारे डोनर्स को भेज देते हैं, इतना पैसा आया, यहाँ खर्च हुआ, इतना बचा। जैसे पिछले क्वार्टर के एंड में हमारे अकाउंट में 3 लाख रुपए बचे। मुझे पता है क्योंकि मेरे को आज रिपोर्ट भेजनी है। अच्छा। जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि कोई यंगस्टर है, परस्यू करना चाहता है, देखिए सबसे पहले आपको ना अपना समय वापस खरीदना है। क्या है, अभी आपको रोज अपने 8 घंटे बेचने पड़ रहे हैं सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। तो अपना खर्चा कम करो, पैसा थोड़ा बचाओ। जहाँ पे आपको पता है कि यार मेरा खर्चा 20,000 रुपये महीने में मैं कर लूँगा और मेरे बैंक में 5 लाख रुपया पड़ा है, तो मुझे पता है 2 साल के लिए मैं निश्चिंत हूँ। तब आप कुछ सोचने वाले बनोगे ना कि मैं ऑल्टरनेट इनकम सोर्स क्या बिल्ड कर सकता हूँ। सेकंड, जो मैं करना चाहता हूँ उस बारे में चीज़ों को एक्सप्लोर करना, है ना। तो फर्स्ट चीज़ तो मैं कहूँगा फाइनेंशियली आपको फ्री होना होगा, फॉर लाइफ नहीं तो कुछ समय के लिए। सेकंड, आपको लगता है जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए तो कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो ये है नहीं, तो या तो कुछ आप क्रिएटिव हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास ज़मीन खरीदने का पैसा ना होता, मैं क्या करता, मैं हिमाचल में कोई पुराना मिट्टी का घर रेंट कर लेता, है ना, 5-10 हज़ार रुपये देके, उसी को मैं एक होम स्टे में कन्वर्ट कर लेता, और वहीं पे मैं 60-70 पशुओं की नहीं, 3-4 कुत्तों की प्रति महीना हेल्प करता। ऐसा करता मैं, तो उसको स्केल डाउन करके चला लेता। क्योंकि अप्रोच मेरी ये नहीं होती कि भाई मुझे तो पिज्ज़ा खाना है, मन बना लिया और फ्रिज खोल के देखा यहाँ घिया पड़ा है, नहीं, मैं पहले फ्रिज खोल के देखूंगा घिया पड़ा है, तो अब हम देखते हैं घिये का क्या बना सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, आपको लगता है जो मुझे करना है नहीं हो सकता छोटा, दिन अलाइन योर सेल्फ, जो वो पहले से कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ, वहाँ पे अपनी एनर्जी, वहाँ पे अपने एफर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट करो। थैंक यू रोबिन सिंह, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। इट इज़ Thank सच you. एन एनलाइटनिंग कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे रोबिन सिंह, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं अभी। जो भी ये कर रहे हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं और लोगों की कॉन्साइंस में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में उसको थोड़ा क्वेश्चन करें, आपकी प्लेट तक जो पहुंच रहा है उसको क्वेश्चन करें, उस पूरी प्रोसेस को जानें कि खेत से लेकर आपकी थाली तक कैसे कोई चीज़ पहुंच रही है, और जो एथिकल लगे वही खाएं, जो एथिकल ना लगे उसको उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढें, और इनके हिसाब से वीगन डाइट उसका एक ऑल्टरनेटिव है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर कोई कमेंट, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। पीपल फार्म को नहीं जानते तो इनको भी यूट्यूब पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचकर देखें, इनके कंटेंट को देखें। बहुत अच्छा क्रिएटिव कंटेंट भी देते हैं और बहुत अच्छी डिस्कशंस भी करते हैं अराउंड दिस ऑल दीज टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।